महाराष्ट्र की सियासत में आए भूचाल का अंजाम इस तरह का होगा, इसका अंदाजा शायद बड़े से बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ को भी नहीं था। लेकिन मोदी और शाह के युग की भाजपा इसीलिए तो खास है, वो अपने राजनीतिक मोहरे इसी तरह चलती है कि विरोधियों को अंदाजा भी नहीं होता है और वो खत्म हो चुके होते हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हुआ तो सबको यही लगा कि दिग्गज भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इसके बाद अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में एक्टिव हुए और पूरी कहानी बदल गई। हालांकि पहले ऐलान किया गया कि एकनाथ शिंदे सीएम होंगे और भाजपा सरकार को समर्थन देगी, लेकिन फिर कहा गया कि भाजपा सरकार में भी शामिल होगी और फडणवीस डिप्टी सीएम बनेंगे। इसके बाद दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आ गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले तो सिर्फ इतना कहा कि फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया है, लेकिन वे चाहते हैं कि वे सरकार में शामिल हों और डिप्टी सीएम का पद संभालें। उस समय नड्डा ने सिर्फ एक अपील की थी, लेकिन कुछ ही देर में जेपी नड्डा ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, वे डिप्टी सीएम बनने को राजी हो गए हैं। ऐसे में दिल्ली जैसे ही हरकत में आई, देवेंद्र फडणवीस को भी हाईकमान का सम्मान करना पड़ा। जब फडणवीस बात मान गए, तब नड्डा ने एक और ट्वीट कर लिखा कि भाजपा ने महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए बड़े मन का परिचय देते हुए एकनाथ शिंदे जी का समर्थन करने का निर्णय किया है। श्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा मन दिखाते हुए मंत्रिमंडल में शामिल होने का निर्णय किया है, जो महाराष्ट्र की जनता के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी को बधाई। आज ये सिद्ध हो गया कि बीजेपी के मन में कभी मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं थी। 2019 के चुनाव में स्पष्ट जनादेश माननीय नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी को मिला था। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद के लालच में हमारा साथ छोड़कर विपक्ष के साथ सरकार बनाई थी। इससे पहले भी नई सरकार के गठन के लिए भाजपा तभी सामने आई थी जब अमित शाह से इशारा मिला था। तब भी पूरी कहानी दिल्ली में अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद ही शुरू हुई थी। खबर थी कि मंगलवार को अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई मीटिंग के दौरान महेश जेठमलानी समेत कई दिग्गज वकील भी मौजूद थे। खबरों के अनुसार इस मीटिंग में सरकार के गठन और कानूनी विकल्पों को लेकर चर्चा हुई थी। अमित शाह से मीटिंग के बाद ही देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। दोनों की मीटिंग करीब आधे घंटे तक ही चली और उसके बाद सरकार गठन को लेकर रास्ता साफ हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने से पहले संजय राउत ने बेहिसाब बदजुबानी की। बागी शिवसेना विधायकों को जिंदा लाश तक कह दिया और सड़कों पर शिवसैनिक के तांडव की भी धमकी दी। लेकिन राज्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होते ही राउत की बदजुबानी अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। एकनाथ शिंदे सूबे के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद शिंदे गुट के शिवसेना के बागी नेता विकास गोगावले ने संजय राउत को खुली चुनौती दे डाली। गौरतलब है कि शिवसेना सांसद संजय राउत रायगढ़ के महाड़ में रैली करने जा रहे हैं। विकास गोगावले ने संजय राउत को इसी रैली को लेकर कहा है कि मैं उन्हें सुरक्षा कर्मियों के बिना महाड़ आने की चुनौती देता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर संजय राउत यहां बिना सिक्योरिटी के आते हैं तो शिवसैनिक उन्हें प्रसाद देने में कतई संकोच नहीं करेंगे। बता दें कि इससे पहले शिंदे गुट के बागी शिवसेना विधायक केसरकर ने भी राउत और एनसीपी पर तनातनी के लिए आरोप लगाते हुए कहा कि उनका काम हर दिन केंद्र के खिलाफ बयान देना है। उन्होंने संजय राउत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो शिवसेना के लिए कम, एनसीपी के लिए ज्यादा काम करते हैं। उन्होंने संजय राउत के पीठ में छुरा मारने संबंधी बयान पर भी कहा था, हमने पीठ में छुरा नहीं घोंपा, जनादेश भाजपा शिवसेना के लिए था। यह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा है। दीपक ने कहा कि संजय राउत को पीठ में छुरा घोंपने की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने उद्धव जी को सलाह दी, वो खुद शिवसेना में हैं, लेकिन वह एनसीपी का आधा काम कर रहे हैं। इस दौरान वे लोगों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। दरअसल प्रदेश में बीते कई दिनों से चली आ रही राजनीतिक उठापटक अब थम गई है। 29 जून को उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद अगले ही दिन यानी 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इससे पहले संजय राउत का एक ट्वीट काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए कहा था कि कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। लेकिन अब सरकार बनने के बाद शिंदे गुट के विकास गोगावले राउत को चुनौती दे रहे हैं। शिवसेना के विद्रोहियों ने संजय राउत को उनके और उनके पार्टी नेतृत्व के बीच की खाई बढ़ाने के लिए दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि संजय राउत एनसीपी के वफादार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जिस तरह से पिछले दरवाजे से आकर उद्धव ठाकरे 2.5 साल पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन बैठे थे, सरकार गिर जाने के बाद अब एक बार फिर उद्धव ठाकरे कोई वैसा ही दरवाजा खोज रहे हैं। इसी वजह से एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद वे
एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जा पहुंचे। तर्क यह कि कोर्ट उन सभी 16 विधायकों को सस्पेंड करे जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी नाम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना को बैरंग वापस लौटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह इस पर 11 जुलाई को ही सुनवाई करेगी। तब महाराष्ट्र से संबंधित बाकी अर्जियों पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने लगाई थी। उद्धव खेमे ने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट विधायकों की अयोग्यता पर फैसला ना दे तब तक विधानसभा में नई सरकार के बहुमत परीक्षण पर रोक लगाई जाए। सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले सोमवार को दिए आदेश की दुहाई दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई तक यथास्थिति बहाल रखने को कहा था, लेकिन वहां नई सरकार ने शपथ भी ले ली। उद्धव कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी चाहिए ताकि संविधान की 10वीं अनुसूची प्रभावी बनी रहे और उसका उल्लंघन ना हो। आरोप लगाया गया है कि डिप्टी स्पीकर को इस वक्त असहाय कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर नरहरि झीरवाल ने ही 16 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही की शुरुआत करते हुए नोटिस भेजा था। बाद में शिंदे गुट के विधायकों ने डिप्टी स्पीकर पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों ने उसे चुनौती दी थी और कहा कि अयोग्यता की कार्यवाही तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि विधायकों ने उनको हटाने का नोटिस पहले से दे रखा है। जो डिप्टी स्पीकर खुद अयोग्यता के राडार पर है, वो किसी विधायक की योग्यता निर्धारित नहीं कर सकता। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को ही नोटिस देकर इस पर जवाब मांगा। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बागी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। वहीं देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद अभी बहुमत का इम्तिहान बाकी है। शिंदे ने 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है, जो कि कल से शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी और मुखिया अखिलेश यादव की राहें अब बेहद मुश्किल होती जा रही हैं, क्योंकि राजनीति में जब किसी पार्टी का परंपरागत वोटर भी साथ छोड़ दे तो माना जाता है कि अब उस पार्टी की सियासत गर्दिश में है। यही कुछ हो रहा है समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन बात बस इतनी भर नहीं है, क्योंकि अब उसके वो सहयोगी भी साथ छोड़ रहे हैं जो उनके साथ रहने की कस्में खाते थे। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की पराजय हुई। उसका परंपरागत वोटर यादव और मुसलमान टूट गया और फिर सपा गठबंधन के अहम साझेदार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने भी साथ छोड़ने की ओर इशारा कर दिया। राजभर के बाद अब जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के नेता संजय चौहान के तेवर भी अखिलेश को लेकर बेहद तीखे हो गए हैं। वो गठबंधन से बाहर निकलने पर विचार करने लगे हैं। संजय से जब दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, यह विधानसभा चुनाव से पहले आए, ये दोनों दगे हुए कारतूस हैं। अखिलेश यादव को यह तय करना होगा, इन दगी हुई कारतूसों से जंग नहीं जीती जाती। इनको महत्व देकर और अच्छे लोगों को किनारे करने का ये परिणाम सामने आया है। उपचुनाव हारने के बाद सपा प्रमुख पर हमलावर हुए संजय चौहान ने अखिलेश को लेकर कहा, हमारी उपेक्षा की जा रही है, जबकि हम लोग ईमानदारी से अखिलेश यादव के सिपाही बनकर काम कर रहे हैं। आगे भी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमें इसी तरह से नजरअंदाज किया गया तो हम 2024 तक साथ रहने पर विचार करेंगे। और अब सपा गठबंधन के अहम साझेदार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने भी साथ छोड़ने की ओर इशारा कर दिया है। राजभर ने सीधे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा दिया। साथ ही उन्होंने 2012 में अखिलेश यादव किस तरह से मुख्यमंत्री बने थे, इस बारे में भी विस्तार से बताया है। राजभर ने बलिया जिले के रसड़ा में पार्टी के प्रधान कार्यालय पर मीडिया से बातचीत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपने दम पर नहीं बल्कि अपने पिता मुलायम सिंह यादव की कृपा से मुख्यमंत्री बने थे। वर्ष 2012 का विधानसभा चुनाव मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में हुआ था, मगर ताज अखिलेश के सिर सजा। उन्होंने अखिलेश की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े करते हुए कहा, अखिलेश यादव के नेतृत्व में वर्ष 2014, 2017, 2019 और 2022 में लोकसभा और विधानसभा के जो भी चुनाव हुए, सभी में सपा पराजित हुई। उपचुनाव व विधान परिषद के चुनाव में भी सपा हारी है। अखिलेश यादव स्वयं स्पष्ट करें कि अभी तक एक भी चुनाव में उन्हें जीत क्यों नहीं हासिल हुई है।
राजभर ने अखिलेश यादव को वातानुकूलित कमरों से निकलकर क्षेत्र में काम करने की सलाह देते हुए पूछा, अखिलेश यादव बताएं कि उन्होंने अभी तक धरातल पर क्या कार्य किया है, उन्होंने अभी तक कितने गांवों में बैठक की है। हाल के लोकसभा उपचुनाव में सपा ने स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। जिस पार्टी का मुखिया चुनाव प्रचार में नहीं जाएगा, वह पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी। साल 2024 में भाजपा द्वारा उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने की संभावना संबंधी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे के बारे में पूछे जाने पर राजभर ने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं के रवैये में बदलाव नहीं आया तो भाजपा उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीट जीत सकती है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में संविधान और आरक्षण की रक्षा तथा पिछड़े वर्ग व दलित के हित में बसपा, सपा तथा अन्य सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। राजभर ने एक सवाल पर सलाह देते हुए कहा कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में 2024 में होने वाले लोकसभा के आम चुनाव में 80 सीट में से 60 सीट पर स्वयं व 20 सीट पर सहयोगी दलों को चुनाव लड़ाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की सियासत में आया तूफान थमा। भाजपा और बागी शिवसेना विधायकों ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, लेकिन उस वक्त हर कोई भौचक्का रह गया जब देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। वो नहीं। भाजपा के इस फैसले ने भले ही सबको हैरान कर दिया हो, लेकिन इस फैसले के पीछे थी एक सोची समझी भविष्य की रणनीति और शरद पवार से प्रधानमंत्री मोदी का बदला। दरअसल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन जीत कर आया था, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना ने मांग करके गठबंधन तोड़ दिया। फिर देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता अजीत पवार के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राजनीतिक हलकों में कहा जाता है कि उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को शरद पवार ने भरोसा दिया था। उसी के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। लेकिन एक दिन बाद ही शरद पवार का मन बदल गया। उन्हें लगा कि भाजपा के साथ सत्ता में आने पर उन्हें वो फ्री हैंड नहीं मिलेगा जो शिवसेना के साथ मिलेगा। सो उद्धव से बातचीत कर पवार अपने वायदे से पलट गए और फडणवीस को महज 5 दिन में इस्तीफा देना पड़ गया। कुल मिलाकर उस वक्त भाजपा की सरकार न बन पाने के पीछे की मुख्य वजह शरद पवार थे और बाद में महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाना भी उन्हीं की वजह से संभव हो पाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कभी कुछ भूलते नहीं। पवार के महाराष्ट्र में सहकारिता के रैकेट को तोड़ने के लिए पहले ही अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय बनाया जा चुका है। उसके बाद पहले तो एक के बाद एक पवार के दोनों हाथ यानी नवाब मलिक और अनिल देशमुख को उनके करनी की वजह से जेल भेजा गया। कहा तो यह भी जा रहा है कि अन्य एजेंसियों के साथ ही इनकम टैक्स विभाग भी इनके परिवार तक पहुंचने वाला है। शरद पवार इससे परेशान होकर कई बार दिल्ली भी गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई भाव नहीं दिया। फिर विपक्ष द्वारा पवार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन हार के डर से पवार भाग खड़े हुए। अब पवार का आखिरी किला यानी महाराष्ट्र की सत्ता बची थी। भाजपा ने वो किला भी गिरा दिया। इसीलिए शिंदे का मुख्यमंत्री बनना जितना बड़ा सेटबैक उद्धव के लिए है, उससे बड़ा सेटबैक पवार के लिए है। इसके साथ ही भाजपा राजनीतिक संदेश में भी माहिर है। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने सीधे तौर पर संदेश दिया है कि जिन प्रदेशों में भाजपा अभी तक अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाई है, वहां की राजनीति और राजनीतिक दलों के लिए ये खुले तौर पर एक मौका है कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम आपका साथ देंगे। चाहे वो सचिन पायलट हों, गुलाम नबी आज़ाद हों या फिर मनीष तिवारी जैसे नेता, जिन्हें अक्सर भाजपा की लीग पर चलने वाला कह दिया जाता है। बहरहाल भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं और शरद पवार की पार्टी की राजनीति का भविष्य गर्त में डाल दिया है, साथ ही अपना बदला भी ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एमवीए सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान कांग्रेस को इस बात की शिकायत रही कि शिवसेना और एनसीपी उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करती है। राज्य के बड़े फैसलों में कांग्रेस की कोई भूमिका तक नहीं होती थी। और रही विकास की बात, तो उद्धव सरकार के गिरने के 2 दिन पहले तक कांग्रेस के विधायक इस बात के लिए एनसीपी से लड़ते रहे कि उन्हें फंड नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस के साथ शिवसेना और एनसीपी के रवैये को लेकर एक बार खुद राहुल गांधी ने भी अपनी आपत्ति जताई थी, लेकिन सत्ता का सुख लूटने के लिए कांग्रेस सरकार में बनी रही।
अब उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी है, इसलिए मौका भी है और दस्तूर भी। कांग्रेस ने धीरे धीरे अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। एमवीए में शिवसेना रहेगी या नहीं, इस पर सवाल अब भी खड़ा है, क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार बनाते वक्त कांग्रेस का तर्क था वो भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए उद्धव ठाकरे के साथ है, लेकिन अब वह तर्क भी नहीं बचा और न ही उद्धव ठाकरे की पार्टी। कांग्रेस एमवीए में उद्धव ठाकरे के साथ रहेगी या नहीं, इस सवाल के जवाब में कांग्रेस के नितिन राउत ने कहा कि इस पर चर्चा होना बाकी है। असल में कांग्रेस के नेता मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने गए थे, जिसे कांग्रेस ने शिष्टाचार भेंट बताया। कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि पार्टी आगामी स्थानीय निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ेगी, जबकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन जारी रखने का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। पटोले ने कहा कि तीनों पार्टियां आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए एक साथ होंगी। राउत और पटोले के अलावा कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण, बाला साहब थोराट, अमित देशमुख, सुनील केदार और यशोमती ठाकुर ने ठाकरे से मुलाकात की। चव्हाण ने कहा कि हमने ठाकरे को आश्वासन दिया कि कांग्रेस उनके साथ है और हम राजनीतिक और कानूनी मोर्चे पर नई सरकार से लड़ेंगे, क्योंकि वह भ्रष्ट तरीकों से सत्ता में आ रही है। चव्हाण ने कहा कि शिवसेना प्रमुख ने उनसे कहा कि वह हार नहीं मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा बिना किसी सबूत के लगाए जाने वाले उल्टे सीधे आरोप अब उन्हीं नेताओं के गले की फांस बनते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर पीपीई किट्स की खरीद में कथित भ्रष्टाचार करने को लेकर आरोप लगाया था। अब इसी केस में उनकी मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कथित भ्रष्टाचार करने के लगाए गए आरोपों को लेकर सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है। शर्मा के वकील देवोजीत सैकिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शर्मा ने खुद पर लगे इन आरोपों को निराधार बताते हुए सिसोदिया के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज करवाया है। इससे पहले शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। उन्होंने गुवाहाटी कामरूप सिविल जज की अदालत में मानहानि का सिविल केस दर्ज कराते हुए 100 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की थी। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया ने 4 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने पीपीई किट के ठेके में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि कोरोना काल में हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की कंपनी को गलत तरीके से पीपीई किट के ठेके दिलाए गए थे। सिसोदिया ने शर्मा पर कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान असम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों को बाजार से अधिक कीमतों पर पीपीई किट्स की आपूर्ति करने का आरोप लगाया था। शर्मा पर आरोप है कि उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के स्वामित्व वाली कंपनी जेसीबी इंडस्ट्रीज ने कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान असम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों को बाजार से अधिक कीमत पर पीपीई किट्स की आपूर्ति करवाई थी। शर्मा के वकील देवोजीत सैकिया ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि शर्मा ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से व्यथित होने और बाद में मामले पर कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने का फैसला किया है। उन्होंने दावा किया कि जेसीबी इंडस्ट्रीज ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को ये पीपीई किट दान में दिए थे। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया पर इससे पहले भाजपा ने भी सख्त तेवर अपनाए हुए हैं। भाजपा की दिल्ली इकाई के नेताओं हरीश खुराना और नीलकांत बख्शी ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी में शिकायत की थी कि सिसोदिया और जैन विद्यालय कक्षाओं और भवनों के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल थे। इसी शिकायत को लेकर कुछ दिनों पहले एसीबी ने मनीष से उनके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के सिलसिले में अतिरिक्त ब्यौरा और दस्तावेज मांगे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लाख कहें कि उनके नेताओं और मंत्रियों को फंसाया जा रहा है, लेकिन सच यही है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का सत्येंद्र जैन पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। धन शोधन मामले में मंत्री जैन के खिलाफ ईडी को लगातार इतने सबूत मिलते जा रहे हैं कि अब गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। ईडी ने इस मामले की जांच के सिलसिले में जैन के बेहद करीबी उद्योगपति वैभव जैन और अंकुश जैन को गिरफ्तार किया है। दोनों जैन के व्यावसायिक सहयोगी हैं। गौरतलब है कि इस मामले में सीबीआई ने अंकुश, वैभव जैन और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। खुद सत्येंद्र जैन भी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है
और बीते सोमवार को एक अदालत ने उनकी हिरासत अवधि 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने ईडी की पूछताछ के दौरान कहा था कि कोरोना होने के कारण उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। वहीं 57 साल के जैन की गिरफ्तारी के बाद एजेंसी ने उनके परिवार और सहयोगियों के घर पर छापा भी मारा था, जिसमें 2.85 करोड़ रुपए नकद और 133 सोने के सिक्के जब्त करने का दावा किया गया था। ईडी ने अंकुश जैन और वैभव जैन, सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन, नवीन जैन और सिद्धार्थ जैन, जीएस मथारू और योगेश के यहाँ छापा मारा था। ईडी ने अप्रैल में सत्येंद्र जैन के परिवार और उनकी कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने 30 मई को सत्येंद्र जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। संघीय एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन 2015-2016 में कोलकाता स्थित एक फर्म के साथ हवाला लेन देन में शामिल थे। आय से अधिक संपत्ति के कथित कब्जे के आरोप में अगस्त 2017 में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है, जबकि पिछले सोमवार को एक विशेष अदालत ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी। बता दें कि जैन का ऑक्सीजन स्तर गिर जाने के बाद फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती हैं। जैन के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में बताए जाने के बाद अदालत ने ईडी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जैन की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने एजेंसी की याचिका पर दलीलें सुनी और जैन की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी। गौरतलब है कि जैन पर आरोप है कि वो और उनके परिवार ने 2011 से 2012 में 11.78 करोड़ रुपए और 2015 से 2016 में 4.63 करोड़ रुपए के हेरफेर के लिए 4 शेल कंपनियों की स्थापना की थी। आयकर विभाग ने भी इन लेन देन की जांच की थी और जैन से कथित रूप से जुड़ी बेनामी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब की राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने एक ऐसा दांव चला है जिसके बाद से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की चिंताएं बढ़ने वाली हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही अपनी पूरी पार्टी के साथ भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय होगा। बताया जा रहा है कि इस विलय के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। खासकर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा पंजाब की 13 सीटों पर भी फोकस कर रही है। यह विलय इसी जुलाई महीने में होगा। गौरतलब है कि पिछले साल पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने के बाद खुद की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई थी। 89 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए लंदन में हैं और वो अगले हफ्ते तक भारत वापस लौट सकते हैं। उनके वापस लौटने के बाद इस बारे में प्रक्रिया शुरू होगी। अमरिंदर सिंह ने पिछले साल मुख्यमंत्री के रूप में बदले जाने के बाद अपनी 5 दशक पुरानी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। कांग्रेस पार्टी छोड़ते समय अमरिंदर सिंह ने पार्टी नेता सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र में कहा था कि उन्हें नेतृत्व द्वारा 3 बार अपमानित किया गया और अब वह ज्यादा नहीं सह सकते। हालांकि कांग्रेस छोड़ने के बाद 3 बार के मुख्यमंत्री ने तब भाजपा में शामिल होने की खबरों से इनकार कर दिया था और अपनी पार्टी शुरू की थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन में पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ा, पर वो पटियाला सीट से हार गए। चुनाव के बाद से कांग्रेस के अन्य कई वरिष्ठ नेताओं ने भी पार्टी छोड़ दी और पंजाब में भाजपा में शामिल हो गए। इनमें सबसे प्रमुख नाम दिग्गज कांग्रेसी नेता सुनील जाखड़ का है, जो अब भाजपा में है। वहीं पूर्व कांग्रेसी मंत्री गुरप्रीत कांगड़, श्याम सुंदर अरोड़ा, राजकुमार वेरका और बलबीर सिद्धू ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। ये ज्यादातर कांग्रेसी कैप्टन के करीबी रहे हैं। वहीं कांग्रेस एमएलए रहे फतेहगंज बाजवा और राणा गुरमीत सोढ़ी विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा में शामिल हो गए थे। हालांकि अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर पटियाला से कांग्रेस सांसद बनी हुई हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि कैप्टन की पार्टी में विलय के साथ उनकी सांसद पत्नी परनीत कौर की भी भाजपा में एंट्री हो सकती है। हालांकि इस बारे में कैप्टन की भाजपा से चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। वहीं खबरों के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर ने कथित तौर पर भाजपा से अपनी बेटी जय इंदर कौर को उनकी लोकसभा सीट से मैदान में उतारने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि कैप्टन को कांग्रेस ने पिछले साल सितंबर में अचानक मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया था। कैप्टन ने इसे अपना
अपमान करार देते हुए कांग्रेस छोड़ दी थी। हालांकि कैप्टन को हटाने के बाद कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली। कैप्टन के बाद मुख्यमंत्री बने चरणजीत चन्नी भी 2 सीटों से चुनाव हारे। 2017 में 77 सीटों वाली कांग्रेस 18 पर सिमट कर रह गई। कई दिग्गज कांग्रेसी आम आदमी पार्टी के नौसिखिया उम्मीदवार के आगे ढेर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।